गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने डीसी जनरेटर की जो पोल है और आर्मेचर कोर है उसके बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम बात करेंगे कम्यूटेटर की। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि डीसी जनरेटर के लिए जो कम्यूटेटर होता है वो हमेशा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जबकि डीसी मोटर की बात होती है तो वहाँ पर कम्यूटेटर क्या करता है, आपका एसी को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो कम्यूटेटर है वो डीसी जनरेटर के केस में, ठीक है, कम्यूटेटर है वो डीसी जनरेटर के लिए क्या करता है, आपकी जो एसी जनरेट होती है उस एसी को किस में चेंज करता है, डीसी में चेंज करता है, ठीक है। जबकि कम्यूटेटर डीसी मोटर के केस में क्या करता है, आपकी जो डीसी है उसे किस में कन्वर्ट करता है, यानी चेंज किस में करता है, एसी में चेंज करता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, ये पॉइंट मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि डीसी जनरेटर के केस में कम्यूटेटर एसी को डीसी में चेंज करता है, इसलिए इसे यांत्रिक दृष्टकारी के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, यांत्रिक दृष्टकारी, मैकेनिकल रेक्टिफायर के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। जबकि डीसी मोटर के केस में कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, इसलिए इसे आप क्या कहते हैं, इन्वर्टर, ठीक है। क्या कहते हैं, इन्वर्टर। क्या कहते हैं, इन्वर्टर। तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका कम्यूटेटर होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग का क्या होता है, प्रतिरूप होता है, जिसे हम स्प्लिट रिंग या विभक्त मुद्रिका के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, कम्यूटेटर आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरूप यानी इमेज होता है, ठीक है। तो पॉइंट ध्यान में रखना है कि कम्यूटेटर आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरूप यानी इमेज होता है, जिसे स्प्लिट रिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कम्यूटेटर का दूसरा नाम क्या है, स्प्लिट रिंग, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, विभक्त मुद्रिका। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि कम्यूटेटर के जो सेगमेंट होते हैं वो हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं वो हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं, और इन सेगमेंट के मध्य में क्या होता है, माइका इंसुलेशन होता है, तथा सेगमेंट
के मध्य माइका इंसुलेशन लगाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कम्यूटेटर डीसी जनरेटर के केस में क्या करता है कि उसकी आर्मेचर वाइंडिंग में उत्पन्न एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जबकि डीसी मोटर के केस में आपका कम्यूटेटर क्या करेगा, डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। इसलिए ध्यान में रखना है कि डीसी जनरेटर के केस में कम्यूटेटर को यांत्रिक निष्ठकारी कहते हैं, जबकि मोटर के केस में इसे किस नाम से जाना जाता है, यांत्रिक इन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। कम्यूटेटर होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरूप होता है और इसे किस नाम से जाना जाता है, स्प्लिट रिंग के नाम से जाना जाता है। अब जो कम्यूटेटर के सेगमेंट यानी खंड होते हैं, भाग होते हैं, वो हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं और इनके मध्य क्या रहता है, माइका इंसुलेशन लगाया जाता है। और इसके अलावा ध्यान में रखना है कि कम्यूटेटर शाफ्ट पे लगा रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, कम्यूटेटर शाफ्ट पर माउंट का मतलब लगाना, माउंट करवाया जाता है, जो आर्मेचर के साथ घूर्णन करता है। ठीक है, तो अब यदि बात करें कम्यूटेटर किस प्रकार से बना होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, कम्यूटेटर है। ठीक है, ये मध्य का भाग है जिसमें क्या लगी रहती है, आपकी शाफ्ट लगी रहती है और ये इसका इमेज है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या लगी रहती है, शाफ्ट, और ये क्या है, अलग अलग भागों में क्या रहता है, विभाजित रहता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या है, कम्यूटेटर के सेगमेंट हैं। क्या है, कम्यूटेटर के सेगमेंट है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट। ठीक है, तो कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बने होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। तो ध्यान में रखना है, किसके बने होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर, इसके बने होते हैं, हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। अब देखिए इसमें कितने सेगमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या है, यहां पर इसके सेगमेंट है और यहां पर वाइंडिंग इस प्रकार से लगाई जाती है। ठीक है, तो अब देखिए जितने सेगमेंट होंगे उतनी ही क्या होगी, यहां पर कॉइल होगी। जैसे 1 2 लग गई, 3 नंबर यहां पे, 4 5 6 7 और 8। तो ये पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से सर्वाधिक
इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या रिलेशन होता है सेगमेंट और कॉइल्स के मध्य। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जितनी आर्मेचर कॉइल होंगी उतने ही आपके कम्यूटेटर के क्या होंगे, सेगमेंट होंगे। और यहां पर आपका क्या लगा रहता है, ब्रश होल्डर लगा रहता है। ठीक है, यहां पर क्या लगा रहता है आपका, ब्रश होल्डर। ठीक है, और इस ब्रश होल्डर से यहां पर क्या लगा रहता है, स्प्रिंग लगा रहता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका स्प्रिंग, किसका बना होता है, फास्फर ब्रोंज का बना होता है, ध्यान में रखना है। किसका बना होता है, फास्फर ब्रोंज। ठीक है, और ये क्या है, ब्रश होल्डर है, ब्रश होल्डर। ब्रश होल्डर होता है, ये किसका बना होता है, पीतल का बना होता है। और इस ब्रश होल्डर के आंतरिक भाग पर क्या रहता है आपका, ब्रश रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर जितने आर्मेचर कॉइल होंगी उतने ही क्या होंगे, आर्मेचर के उतने ही क्या होंगे, कम्यूटेटर के सेगमेंट होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं कि कम्यूटेटर सेगमेंट की संख्या आर्मेचर कॉइल के बराबर होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखोगे। तो ये बेसिक बातें हैं किसके बारे में, कम्यूटेटर के बारे में। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले ब्रश की बात करते हैं, उसके बाद में हम ब्रश होल्डर की बात करेंगे और स्प्रिंग की बात करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए ब्रश। ठीक है, तो अब देखिए, जो आपका ब्रश होता है वो हमेशा स्थिर अवस्था में रहता है और जिसका स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट रहता है किसके साथ, कम्यूटेटर के साथ। ठीक है, यानी ब्रश हमेशा स्थिर अवस्था में रहता है और इसका स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट किसके साथ रहता है, कम्यूटेटर के साथ रहता है। तो ये पॉइंट जो हमने लिखा है ये ध्यान में रखना, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और कभी कभार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कम्यूटेटर किसका बना होता है। तो आपको केवल हार्ड ड्रोन कॉपर नहीं देना है, हार्ड ड्रोन कॉपर विद माइका इंसुलेशन। क्यों कि ये जो सेगमेंट है यहाँ पर, ये जो सेगमेंट है यहाँ पर क्या भरा जाता है, माइका इंसुलेशन रहता है। क्या रहता है, माइका इंसुलेशन। और इनका साइज कितना रहता है, 0.8 mm। ठीक है ना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कम्यूटेटर किसका बना होता है। तो हार्ड ड्रोन कॉपर विद माइका इंसुलेशन कंप्लीट लिखोगे। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट यदि आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर विद माइका इंसुलेशन का बना होता है। ठीक है, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है। कंप्लीट कम्यूटेटर का पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, हार्ड ड्रोन कॉपर विद माइका इंसुलेशन।
और यदि सेगमेंट पूछा जाता है कम्यूटेटर सेगमेंट, तो वो किसका बना होता है, हार्ड ड्रोन कॉपर का। लेकिन कंप्लीट कम्यूटेटर में क्या आता है, आपका सेगमेंट भी आता है और यहाँ पर माइक का इंसुलेशन भी रहता है, जिसका साइज क्या रहता है, 0.8 mm रहता है। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करते हैं ब्रश की। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालनी ब्रश। ठीक है, ब्रश। अब देखिए ब्रश क्या है, हमेशा स्थिर अवस्था में रहता है और आपकी कम्यूटेटर के साथ क्या रखता है, घिसता हुआ संपर्क यानी स्लाइडिंग कांटेक्ट। ठीक है, तो ब्रश। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है ब्रश स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, जिसका कम्यूटेटर के साथ स्लाइडिंग कांटेक्ट रहता है। क्या रहता है, स्लाइडिंग कांटेक्ट रहता है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि ब्रश का कार्य क्या है। ब्रश का कार्य हमेशा क्या रहता है कि आर्मेचर वाइंडिंग से करंट को एकत्रित करना, किसके माध्यम से, कम्यूटेटर के माध्यम से। तो सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, ब्रश का कार्य आर्मेचर वाइंडिंग से करंट को एकत्रित करना कम्यूटेटर के माध्यम से। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, कार्य होता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग और कम्यूटेटर दोनों घूर्णन कर रहे हैं और ये क्या रहता है, स्थिर अवस्था में। तो जैसे ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग और इसके ऊपर कम्यूटेटर लगा रहता है, तो कम्यूटेटर के ऊपर स्थापित किया जाता है क्या, ब्रश। तो ब्रश हमेशा स्थिर रहता है, जबकि आपकी आर्मेचर वाइंडिंग और कम्यूटेटर दोनों क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं। तो यदि आपका लोड स्थिर अवस्था में है तो वहां पर स्थिर लोड और आपकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है उनके मध्य विद्युतीय कनेक्शन प्रदान कराता है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, करंट एकत्रित किया जाता है। अब यदि आपका ब्रश बिना किसी स्पार्किंग के टोटल करंट को एकत्रित कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सक्सेसफुल कम्यूटेशन कहते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि यदि ब्रश बिना स्पार्किंग के टोटल करंट को एकत्रित कर लेता है तो उसे सक्सेसफुल कम्यूटेशन कहते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कि सफल कम्यूटेशन किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि ब्रश यदि बिना स्पार्किंग के
टोटल करंट को एकत्रित कर लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सक्सेसफुल कॉम्यूटेशन कहते हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है कि ब्रश लगाया जाता है MNA पर या GNA पे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, फोर्थ पॉइंट, कि ब्रश हमेशा MNA पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? हमेशा MNA पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी क्या है, आर्मेचर कॉइल है, ठीक है, ये आपकी क्या है, आर्मेचर कॉइल, और यहां पर आपका क्या लगा हुआ है, कॉम्यूटेटर। ये आपका क्या है, कॉम्यूटेटर, ठीक है। ये कॉम्यूटेटर के क्या है, सेगमेंट। तो आपका जो ब्रश होगा वो यहां पर लगाया जाएगा। ये आपका क्या है, ब्रश है, ब्रश एट MNA, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि ब्रश किसके बने होते हैं? कार्बन का भी बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रोग्रेफाइट का भी बनाया जा सकता है, और इसके अलावा आपका कॉपर प्लस कार्बन दोनों का ही बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस टेबल से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये टेबल मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ब्रश, ठीक है। सबसे पहले मैंने ब्रश बोला कि कार्बन का, किसका बनाया जा सकता है, कार्बन का, और किसका बनाया जा सकता है, इलेक्ट्रोग्रेफाइट का बनाया जा सकता है। इसके अलावा हमेशा ध्यान में रखना है कि कॉपर प्लस कार्बन का भी बनाया जा सकता है। तो ध्यान में रखना है कि ब्रश आपका कार्बन का भी हो सकता है, इलेक्ट्रोग्रेफाइट का भी हो सकता है, और कॉपर प्लस कार्बन का भी हो सकता है। अब इनमें वोल्टेज ड्रॉप ध्यान में रखना आपको, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो कार्बन का ब्रश होता है, इसमें सर्वाधिक वोल्टेज ड्रॉप होता है, लगभग आपका 2 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। तो कार्बन में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, 2 वोल्ट के करीब, और इलेक्ट्रोग्रेफाइट में वोल्टेज ड्रॉप होता है 1.7 से 1.8 वोल्ट के करीब होता है। जबकि कॉपर प्लस कार्बन होता है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप 0.25 से 0.35 वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इनका वोल्टेज ड्रॉप। इसके अलावा यहां पर इस पर जो प्रेशर लगाया जाता है, दबाव, तो बहुत बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दबाव कितना रहता है। तो दबाव हमेशा किस में लेंगे, केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे। केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में हम क्या लेंगे, यहां पर दबाव लेंगे। तो कार्बन ब्रश के लिए जो दबाव होता है वो 0.27 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोग्रेफाइट के लिए आपका कितना रहता है, 0.22 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है दबाव। और कॉपर प्लस कार्बन के लिए आपका रहता है 0.15 से 0.18 केजी प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। अब यदि हम बात करें
प्रतिरोध प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की, यानी ओहम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करें। ठीक है, तो आपको पता है कि कार्बन है, कार्बन में सबसे अधिक क्या है, वोल्टेज ड्रॉप है, और इसमें दबाव भी आपको क्या रखना पड़ता है, अधिक रखना पड़ता है, और इसका जो प्रतिरोध होता है प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर वो होता है 0.4 टाइम 0.62 ओहम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रोग्रेफाइट का जो ब्रश है उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो 0.4 टाइम्स 0.31 ओहम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो आपका कॉपर है प्लस कार्बन, इसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो 5 टाइम्स 0.465 ओहम प्रति सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ब्रश किसका हो सकता है, कार्बन का हो सकता है, इलेक्ट्रोग्रेफाइट का हो सकता है, कॉपर प्लस कार्बन का हो सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक वोल्टेज ड्रॉप कौन से ब्रश में होता है, तो कार्बन में होता है। सबसे कम किस में होता है, कॉपर प्लस कार्बन में होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनका दबाव, तो प्रेशर किस पे सब सर्वाधिक रखा जाता है, कार्बन ब्रश पे रखा जाता है। कितना, 0.22 से 0.27 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बार इनके प्रेशर का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। उसके बाद में इनके रेजिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना रहता है, तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि इनके करंट की बात की जाए तो आपका कॉपर प्लस कार्बन है, इसका जो करंट होता है वो अधिक लिया जाता है, वो लगभग 15 से 16 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जबकि कार्बन का क्या होता है 5 से 6 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहां पर यदि आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर नोट कर लीजिए। देखिए, तो ध्यान में रखना है कि कार्बन का जो ब्रश है इसके लिए जो करंट है, इसके लिए जो करंट है वो आपका कितना रहता है, 5.5 से 6.5 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर करंट है, और इसके लिए कितना होता है 15 से 16 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये पॉइंट दोनों ही पूछे जा सकते हैं आपसे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बियरिंग। नेक्स्ट कौन सा है, बियरिंग। अब आपको ध्यान में रखना है कि बियरिंग दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग। ठीक है, बॉल बियरिंग का प्रयोग आप हमेशा क्या करते हो, स्मॉल साइज मशीन में करते हो। स्मॉल साइज मशीन यानी छोटे साइज की जो मशीन होती है उनमें बॉल बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी होती है आपकी रोलर बियरिंग। दूसरी कौन सी होती है, रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग, तो रोलर जो बियरिंग होती है इसका प्रयोग हमेशा आप जो बड़े साइज की मशीन है, लार्ज साइज मशीन, लार्ज साइज मशीन में करते हो। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि बॉल बियरिंग होती है, इसका प्रयोग आप स्मॉल साइज की मशीन में
और जो लार्ज साइज की मशीन होती है उनमें आप हमेशा रोलर बियरिंग का प्रयोग करोगे। ठीक है, ठीक है। तो ये कौन सी है आपकी रोलर बियरिंग। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका शाफ्ट। तो ध्यान में रखना है कि शाफ्ट होती है, शाफ्ट पर कौन कौन लगा रहता है आपका आर्मेचर वाइंडिंग और कम्यूटेटर, दोनों ही किस पे स्थापित रहते हैं शाफ्ट पर। तो आप क्या लिखेंगे आर्मेचर, आर्मेचर वाइंडिंग तथा कम्यूटेटर शाफ्ट पर स्थापित किए जाते हैं। किस पर स्थापित किए जाते हैं शाफ्ट पर। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि डीसी जनरेटर के केस में आपका शाफ्ट यांत्रिक इनपुट प्रदान कराने का कार्य करता है, जबकि डीसी मोटर के केस में आपका जो शाफ्ट होता है वो यांत्रिक आउटपुट प्रदान कराने का कार्य करता है। तो यहां पर हम नोट करते हैं। देखिए, यदि बात की जाए किसकी डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर के केस में क्या होगा शाफ्ट क्या प्रदान कराता है यांत्रिक इनपुट, यांत्रिक इनपुट प्रदान। ठीक है। और यदि डीसी मोटर की बात की जाए, डीसी मोटर की, तो शाफ्ट हमेशा क्या प्रदान कराती है यांत्रिक आउटपुट, यांत्रिक आउटपुट प्रदान कराती है। तो ये बेसिक इसके बारे में था आपका कम्यूटेटर, ब्रश, बियरिंग और आपके शाफ्ट के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको पहले डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके बाद में हम आर्मेचर वाइंडिंग डिजाइन करेंगे। तो उसमें क्या है कम से कम 2 क्लासें लगेगी, क्लासें काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पर हम क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।